जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में हम आरआरबी ग्रुप डी के जो भी पोस्ट हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि जब कभी भी आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको वहां पर पोस्ट की प्रायोरिटीज को सेट करना है। मतलब आप अपने अनुसार पोस्ट की प्राथमिकताएं सेट करेंगे कि आपको पहला पोस्ट ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास 14 पोस्ट हैं। तो जब तक आपको पोस्ट की जानकारी नहीं होगी, माना किस पोस्ट में आपको क्या काम करना है, आपकी जो पोस्टिंग होगी यानी जॉब प्रोफाइल किस इलाके में पोस्टिंग होगी, शहरी इलाके में होगी कि रिमोट एरिया मतलब सुनसान इलाके में भी हो सकती है, और उनसे जुड़े हुए इस तरीके की तमाम बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा, और वो ये है कि 8वां वेतन आयोग के बारे में। 8th पे कमीशन, जैसे कि आपको पता होगा कि उसको मंजूरी मिल गई है 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा। और अगर 8th पे कमीशन लागू होता है, जो कि 2026 से होना तय है, तो उसके बाद आपके पेमेंट में किस तरीके का इजाफा होगा वो भी मैं चर्चा में लूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पेशेंस के साथ रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट ये है असिस्टेंट एसएनटी। तो बारीकियों को समझिएगा, ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो उन सब में असिस्टेंट 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 इस तरीके से लगाया जाता है। लेवल 1 का पोस्ट है ये, बिल्कुल शुरुआत का। तो असिस्टेंट मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्नीशियंस को असिस्ट करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे। तो असिस्टेंट मतलब यहाँ पर शुद्ध है कि हेल्पर। तो आप एज ए हेल्पर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो आप इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के साथ चल सकते हैं, या टेक्नीशियन 3 टेक्नीशियन 2 इनके साथ चल सकते हैं। तो एक्चुअल में काम वो करेंगे, जैसे वायरिंग में कुछ फॉल्ट आ गया तो वायरिंग में जो भी करेक्शन है वो रिपेयरिंग वो करेंगे, आप उनको असिस्ट करेंगे। असिस्ट करेंगे मतलब आपके पास टूल किट्स रहेंगे, है ना, और इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। जब जब उनको जो भी आवश्यकता होगी वो आपसे कहेंगे, आप उन चीज़ों को ला करके देंगे, और इसी तरीके से आपका ट्रेनिंग भी चलता रहेगा। तो जितने पोस्ट हैं सब असिस्टेंट है, मतलब आप हेल्पर के रूप में जाएंगे। ये लेवल 1 के पोस्ट हैं। तो अब असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर एस मतलब है सिग्नल, टी मतलब है टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए बड़े इत्मीनान से सुनिए, जितने भी जहां कहीं पर भी सिग्नल का उपयोग हो रहा है और टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार वाली जो चीजें हैं, वहां पर इस डिपार्टमेंट का काम रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेशन मास्टर के कंट्रोल पैनल्स को यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जितना चीज यहाँ पर दिख रहा है ये सब क्या है, ट्रेन के रूट्स वगैरह बता रहा है ना, ये सब चीज है। तो जो डिस्प्ले आखिर सिग्नल ही तो है ये कि भाई ट्रेन अभी कहाँ पर है, उसकी सूचना हमको कंट्रोल पैनल से मिल जा रही है। तो अगर इसमें भी कुछ फॉल्ट आता है यदि, तो कौन देखेगा, एसएनटी डिपार्टमेंट वाला देखेगा, और आपको उसको असिस्ट करना है, हेल्प करना है। दूसरा, स्टेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगे रहते हैं इसमें भी अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो वो भी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला इसको डील करेगा, है ना। फिर इस तरीके का बॉक्स आपने देखा होगा, व्हाइट एल्यूमिनियम बॉक्स। जनरली ये जब कभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो जब कभी भी अब आप ट्रेन चढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद पटरी के बगल में इस तरीके का बॉक्स आपको जरूर दिखेगा। आप कहीं से भी कहीं भी जाएं, हर 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन अगर जा रही है तो पटरी के बगल में ये बॉक्स आपको मिलेगा। तो ये बॉक्स करता क्या क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है प्यारे साथियों, ये एक तो स्पीड मेजर करता है और दूसरा मेजर करता है आपका ये डायरेक्शन। तो ट्रेन का स्पीड और ट्रेन का डायरेक्शन मतलब वो किस दिशा में ट्रेन चल रही है, ये सूचना ये लेता है, और ये इंफॉर्मेशन ये कंट्रोल रूम को भेज देता है, जहां पर स्टेशन मास्टर और कंट्रोल के जो भी स्टाफ्स हैं वो रहते हैं। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ट्रेन की गति कितनी है और किस दिशा में बढ़ रही है। कहीं जो लिमिटेड स्पीड है उससे ज्यादा तो कहीं क्रॉस नहीं कर गया है। तो ये सब चेक करने के लिए इसमें तो कौन सी दो चीजों को देख रहा है, ये स्पीड और डायरेक्शन। तीसरा जो चीज है ये देखता है वो है आपका एक्सल काउंटर। ट्रैक्स में लगे रहते हैं एक्सल काउंटर, और वो एक्सल काउंटर का जो इंफॉर्मेशन है कि ट्रेन में कितने एक्सल्स हैं वो इंफॉर्मेशन इसको देता है, और ये फिर किसको दे देता है, कंट्रोल रूम को, जहां पर स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम के स्टाफ बैठे रहते हैं। तो ये एक्सल काउंटर ये चेक करता है कि ट्रेन जिन डब्बों के साथ, जिन बोगियों के साथ मेन स्टेशन से निकली थी, क्या आगे भी उतने ही बोगी हैं कि नहीं है। तो ये भी एक तरीके का सेफ्टी फीचर है। तो इस बॉक्स में भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ इश्यूज होता है, रिपेयरिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, एसएनटी डिपार्टमेंट देखेगा उसको भी। ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, एसएनटी डिपार्टमेंट मतलब व्हाइट एल्यूमिनियम बॉक्स जो है, तो 3 चीजें हो गई, स्पीड, डायरेक्शन और एक्सल काउंटर। ठीक है, तो एक्सल काउंटिंग करके ये सूचना दे रहा है, इसका मतलब ये भी तो एक सिग्नलिंग वाला बात ही है, इसलिए। फिर आप इसको देख रहे होंगे,
ये जो सिस्टम है दिस इज नोन एज TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। सपोज करिए डेंजर सिग्नल है, रेड सिग्नल है, फिर भी ट्रेन की जो स्पीड है वो किसी कारणवश कम नहीं हो पाई, लोको पायलट ने कम नहीं किया, जैसा भी कुछ स्थिति बना, तो उस केस में ये जो TPWS है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ऑटो ब्रेकिंग अप्लाई कर देता है ट्रेन में, है ना, और ट्रेन की स्पीड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो इसमें भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं, इसका मेंटेनेंस रिपेयरिंग ये भी कौन देखेगा, S&T डिपार्टमेंट देखेगा, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल एरर की बात करें, सिग्नल में आपको पता है बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, रेड सिग्नल काम ही ना कर रहा हो, या रेड की जगह कभी ग्रीन हो जाए, ग्रीन की जगह रेड हो जाए, जो भी सिग्नल रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। एंड दिस इज मोटर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी आपने देखा होगा ट्रेन के पटरी के बगल में इस तरीके का सॉरी स्ट्रक्चर बना रहता है, दैट इज मोटर पॉइंट। ये मोटर पॉइंट क्या करता है, इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड में और बताता हूं, है ना। अब देखिए मोटर पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए बीच बीच में ऐसी कोई छोटी मोटी जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा देते चल रहा हूं ताकि आपको एक इंटरेस्ट बना रहे कि आपको करना क्या है। अब किसी को डिटेल में जानना है कि ये काम कैसे करता है, या व्हाइट एल्यूमिनियम बॉक्स जो इसके पहले हमने देखा वो कैसे काम करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि उसका टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे है, कि वो काम कैसे करता है। मगर अभी हम केवल इतने चीजों को देख रहे हैं कि भाई अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो हमको करना क्या क्या है, एक मोटे तौर पे आइडिया मिल जाता है, तो फॉर्म भरने के समय प्रायोरिटी सेट करने में आपको आसानी होगी, आप एक अवेयरनेस के साथ फॉर्म भरेंगे। तो चलिए मोटर पॉइंट को वो करता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर संक्षिप्त में बिल्कुल ब्रीफ में ये देखेंगे कि वो करता कैसे है ना। तो करता क्या है उसको देख लेते हैं। तो मोटर पॉइंट आपके ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहां पर देखिए ये मेन ट्रैक है, ये मेन ट्रैक है यहां पर, है ना, 2 मिनट, है ना, ये मेन ट्रैक है जहां से ट्रेन आ रही है। अब ये जंक्शन हो गया। अब मोटर पॉइंट क्या करता है, चाहे तो वो ट्रेन को इस पटरी में दौड़ा दे, इस वाले पटरी में, यानी ट्रेन इस डायरेक्शन में भागेगी, आप देख रहे हैं, तो ट्रेन ऐसे सीधा चले गई, या तो चाहे तो वो ट्रेन को यहां से इस पटरी में भगा दे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप ये देखिए ये दो तरीके से ट्रेन को डायरेक्शन दे देता है ना, कि यहाँ पर जंक्शन है और चाहे तो ट्रेन को सीधा ले जाए और चाहे तो ट्रेन को फिर घुमा करके ले जाए। वो कैसे करता है अब मैं उसको आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये जो ट्रेन के पहिए है ना, ये चक्के, ये जो दिख पा रहा है ये आपका ट्रैक है, और ये क्या है, ट्रेन के व्हील्स हैं। तो व्हील्स जो है ना वो पटरी को अंदर की तरफ से पकड़े रहते हैं, है ना, जो ट्रेन के चक्के रहते हैं वो पटरी को कैसे अंदर की तरफ से पकड़े रहते हैं, अंदर की तरफ से पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्लेन है, और ये जो ट्रेन का उभरा हुआ हिस्सा है चक्कों का, वो किस तरफ आएगा दोस्तों, अंदर की तरफ आएगा। देखिए ये वाला फिगर देखिए, ये जो पट्टी निकली हुई है ना ट्रेन के चक्कों की, क्या है, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो देखिए ये पटरी है, ये बाहर का हिस्सा प्लेन है, लेकिन अंदर का हिस्सा देखेंगे तो कैसा है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। मतलब ट्रेन के जो चक्के हैं वो पटरी को अंदर तरफ से ऐसे पकड़े रहते हैं। अब ये मोटर पॉइंट करता क्या है समझिएगा, अगर आप इस चीज को समझ गए तो मोटर पॉइंट को समझना बेहद आसान है। देखिए ये जो पटरी दिख रही है आपको अलग से, ये जो पटरी दिख रही है ना, ये किससे कनेक्टेड है, मोटर पॉइंट से। मोटर पॉइंट क्या करता है, अगर वो इस तरफ है ना, तो ये पटरी को क्या करेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो ये वाली जो पटरी है इस पटरी से जुड़ गई, और ये वाली पटरी है इससे क्या हो गई, अलग हो गई। अगर यही मोटर पॉइंट इसको इस तरफ धक्का दे दे तो क्या हो जाता है, ये वाली जो पटरी है ना ये इससे जुड़ जाएगी, और ये वाली जो पटरी है वो इस वाले से अलग हो जाएगी। तो मोटर पॉइंट क्या कर रहा है, एक तरफ या तो अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो लेफ्ट वाली इस लेफ्ट पटरी से जुड़ जाएगी, या तो उसको धक्का देके एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो ये वाली पटरी मेन पटरी से जुड़ जाएगी। अब होता क्या है देखिएगा, सपोज करिए ट्रेन यहां से आ रही है, ये ट्रेन के लेफ्ट वाले चक्के हो गए और ये ट्रेन के राइट वाले चक्के हो गए, अंदर से पकड़े हैं। अब अभी इस पोजीशन में देखें क्या हो रहा है, ये वाली जो पटरी है ना, ये वाली जो पटरी है, ठीक है, ये इस पटरी से जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, जब ट्रेन के चक्के यहां पर पहुंचेंगे तो वो अंदर से पकड़े हुए हैं, तो अंदर से पकड़े हुए वो किसको पकड़ लेंगे, इस पटरी को पकड़ लेंगे। और ट्रेन का जो राइट साइड वाला व्हील है वो किसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है। तो ट्रेन का रास्ता कैसे हो जाएगा, देखिए ट्रेन ऐसे आ रहा था, और ये अब ट्रेन के जो चक्के हैं वो अंदर से इसको पकड़ लेंगे, तो इस पटरी को लेते हुए, इस पटरी को लेते हुए, इस पटरी को लेते हुए ट्रेन इधर चली जाएगी। और राइट वाले चक्के तो खैर इसमें ही थे, तो इसको लेते हुए कैसे चले जाएगी, ऐसे सीधी चले जाएगी, तो ट्रेन इस तरफ चलेगी, है ना। अब देखिए कब हुआ, जब ये इस तरफ खींचा हुआ था। अब यही मोटर पॉइंट क्या करेगा, अगर स्टेशन मास्टर चाहे तो इसका कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास रहता है,
वो इसको इस तरफ खसका देगा। जब इस तरफ खसका देगा तो क्या होगा, ये वाली पटरी इससे जुड़ जाएगी, जब ये वाली पटरी इससे जुड़ जाएगी और ये पटरी इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो ट्रेन का जो राइट साइड वाला व्हील है ना, वो फिर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसा, और लेफ्ट वाला व्हील है वो इसमें चलते रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, ट्रेन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है मोटर पॉइंट, ट्रेन को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, डायरेक्शन की चेंज करने का काम कर रहा है कि ट्रेन किस ट्रैक पर आगे बढ़ने वाली है। तो इस मोटर पॉइंट में भी अगर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इसका रिपेयरिंग है या मेंटेनेंस है जो भी है, वो कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। तो अच्छा, इसकी पोस्टिंग की अगर हम बात कर लें तो पोस्टिंग ऐसा होता है कि आपका एक जो बड़ा स्टेशन है वो आपका हेडक्वार्टर होता है और फिर उससे जुड़े हुए रहते हैं 4-5 स्टेशन। तो इन 4-5 स्टेशन और 8-10-15 किलोमीटर की दूरी में जितने भी सिग्नल्स वगैरह हैं उन सब की जिम्मेदारी आपकी रहती है। आपका जो सीनियर है मतलब टेक्नीशियन 2 वगैरह, आपको उनकी दिशा निर्देश अनुसार काम करना रहता है, अपने से कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे भी आप हेल्पर के रूप में ही जाएंगे। तो नोट कि शिकायत आने पर तुरंत पहुंचना है। ये तो दोस्तों ऐसा है ना कि रेलवे का आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, अगर आपके पास शिकायत आ गया, कंप्लेन आ गया, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, तुरंत, बिना किसी देरी के। कोई उसमें आनाकानी टालम टोल की प्रवृत्ति जो है वहां पर नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि आप अगर एक, अब सपोज करिए कहीं का सिग्नल ही खराब हो गया, अब सपोज करिए 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, तो उस सिग्नल को आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, रिपेयर करना है। अगर आप नहीं करते हैं या कुछ कारणवश नहीं हो पाता है इस तरीके से चीजें, तो वो एक ट्रेन रुकेगी, उस एक ट्रेन के पीछे ना जाने कितनी ट्रेन रुकेगी और कितने यात्रीगण लोग हैं वो परेशान होंगे। उन सब के समय की बर्बादी की जिम्मा आपका है ना। क्या उनके समय को सफल करना है कि उनके समय को वेस्ट करना है? इसलिए बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। फिर गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आपको सिग्नल को चेक करने जाना ही है। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं ना रेलवे के, सबके सब बिल्कुल आपको एकदम तत्पर रहना है। और छुट्टी का समस्या तो खैर सब में रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जिम्मेदारी वाला है। वेतन देखिए, वेतन में भले यहाँ पर लिख दिया हूँ लगभग 32,000, ऊपर नीचे अभी होता है, मगर ना इस पर आप फोकस मत करें, क्योंकि मैंने कहा ना 8वां वेतन आने के बाद ये चीजें चेंज हो जाने वाली है। अब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत का रहता है कि सर ये प्रमोशन का हिसाब किताब कैसे रहता है? तो देखिए, रेलवे में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, प्रमोशन 2 तरीके से बेसिकली होते हैं। एक होता है सीनियरिटी बेस पे और एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। सीनियरिटी बेस पे बात करें तो आपकी जो पोस्टिंग हो रही है वो असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है वो कैसा है आपका, लेवल 1 है ये, है ना। लेवल 1 से अगर आप 3 या 5 साल कुछ काम किए तो आप आएंगे लेवल 2 में, जो कि टेक्नीशियन 3 होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा और सीनियर होंगे तो लेवल 3, 4, 5 और ऐसे करते करते फिर आखिरी में सीनियर टेक्नीशियन या जूनियर इंजीनियर है, सॉरी, है ना, मतलब लेवल 6 है। बट अगर आप इस तरीके से इस रास्ते से जाते हैं तो जूनियर इंजीनियर आने के पहले ही जो है आपका रिटायरमेंट का समय आ जाएगा, भले आप जल्दी उम्र में क्या कम उम्र में भी क्यों ना लग गए हो। अब दूसरा एक तरीका होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, है ना। एक होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरा होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लिमिटेड वाले को हम पहले समझते हैं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? सपोज करिए कि जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है। कौन सा एग्जाम? LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, नो डाउट, जो भी उसकी अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो तो आपको चाहिए, नो डाउट। बट दूसरा चीज यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, सर्विस लेंथ, कि वो कंडीशन रख करके देगा, नियम एवं शर्तें, कि वही लोग अप्लाई करें जिनका सेवा मतलब सर्विस लेंथ लेवल 2 में 3 साल है या लेवल 2 में 5 साल है। तो देखिए कितने लोग अपने आप छट गए, वही अप्लाई कर सकेंगे जिनका लेवल 2 में 3 या 5 साल है। उसने क्या किया, लिमिट कर दिया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहीं पर अगर दूसरा बात करें हम GDCE की, मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, तो सीधा सीधा बोल देगा, देखो भाई जेई का रिक्रूटमेंट निकला है, जो भरना चाहते हैं भर लें, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सर्विस लेंथ कितना भी रहे, अगर आप तुरंत भी ज्वाइन किए हैं 2 महीने बाद भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं GDCE का एग्जामिनेशन। ये 2 तरीके का प्रमोशन का यहाँ पर हिसाब किताब रहता है और ये हर पोस्ट में ऐसा ही रहेगा। तो मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, एक बार आपको बता दिया हूं, अब आपको चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। दूसरे पोस्ट में जाते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। देखिए वर्कशॉप की अगर बात करें तो इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी एक अच्छे वेल डेवलप्ड सिटी में होगी। जैसे कि अगर आप फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं अगर, तो एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह जो है, शिक्षा बहुत सही चलेगा, क्योंकि लिमिटेड, रेलवे के लिमिटेड जगह पर ही वर्कशॉप होते हैं, है ना। और लिमिटेड जगह मतलब बड़े शहरों पर ही वर्कशॉप होते हैं। तो मैं आपको केवल
एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो आपको रायपुर में मिलेगा वर्कशॉप और नागपुर में वर्कशॉप मिलेगा। नॉर्दर्न रेलवे में अमृतसर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में झांसी गोरखपुर, वेस्ट सेंट्रल में भोपाल, इन जगहों पर। अब आप देखिए सब बड़े शहर हैं कि नहीं, ठीक है। और बड़े शहर में होने से क्या होता है कि देखिए जो एचआरए है ना वो भी बढ़ता है, मतलब 3 हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। ठीक है। तो एचआरए में जाने से पहले आपको इसमें करना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मैकेनिकल में अगर जो आईटीआई के बंदे हैं उनको पता है मैकेनिकल वर्कशॉप में क्या क्या करना होता है। वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, फिटिंग है, फास्टनिंग है ना, मतलब नट बोल्ट टाइट वगैरह करना, तो जितना भी रिलेटेड इस तरीके का काम है वर्कशॉप से रिलेटेड वो सारे काम आपको करने हैं। ये इस तरीके का एक पिक्चर भी यहाँ पर दिया गया है ना। तो छोटी मोटी जो बोगीज में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो सब आपको वर्कशॉप में, मतलब रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो मिलता है दोस्तों अच्छे, चूंकि शहर में है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है। हालांकि वो एक्स वाई और जेड सिटी के हिसाब से मिलता है, वो एक्स वाई जेड सिटीज क्या है वो भी हम डिस्कशन में लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, आप अपने घर से कार्य करने का जो आपका पोस्टिंग का लोकेशन है ना, ठीक है, आप अपने घर से जहां पर आपका कार्य स्थल है वहां पर जाने का जो भी आपने दूरी तय किया वो आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक ही है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है कि आप जिस भी जगह पर आपका आपका पोस्टिंग है आप वहां पर पहुंच चुके हैं, फिर वहां से आप अगर कहीं जा रहे हैं, मतलब ड्यूटी के दरमियान आप कहीं जा रहे हैं, वो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस में आएगा, है ना। जैसे आप वर्कशॉप पहुंच गए तो घर से वर्कशॉप पहुंचे, ये किस में आएगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आएगा। फिर अगर आप वर्कशॉप से फिर कहीं जा रहे हैं काम के चलते, तो वो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप में जनरली ट्रैवलिंग अलाउंस मिल नहीं रहता है, क्योंकि आपको वर्कशॉप में ही बेसिकली काम कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है डेफिनेटली, पोस्टिंग बड़े शहर में होगा नो डाउट, और सैलरी वही है लगभग आपका, मैंने कहा 8वें वेतन के बाद ये भी चेंज होगा, अभी मैंने लिख दिया है अभी के हिसाब से। अब जो हाउस रेंट अलाउंस होता है दैट इज HRA, ये देखिए 3 प्रकार के शहर गवर्नमेंट ने एक सूची जारी की है, लिस्ट बनाया है सेंटर ने, यूनियन ने, है ना। एक होता है एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी में देखेंगे जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गए, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं वो एक्स में आते हैं। वाई में बड़े शहर, मतलब मेट्रोपॉलिटन तो नहीं लेकिन उससे, जैसे गोरखपुर हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका रायपुर हो गया, है ना, नागपुर, ये हो गया आपका वाई सिटी। और जो एक्स और वाई के लिस्ट में नहीं है वो सारे के सारे सिटीज किसमें है? आपकी जेड सिटीज में। तो एक्स सिटीज में चूंकि महंगाई वगैरह को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो आपका एचआरए रहता है वो लगभग 27 से 30% रहता है। तो अगर 18,000 का आप निकालेंगे तो लगभग 5400 आएगा। और वैसे ही आप इसमें वाई सिटी में देखेंगे तो 18 से 20% रहता है, तो 18,000 का लगभग 3500 या 3600 आएगा। और जेड सिटी में कितना रहता है? 9 से 10%, तो लगभग 1800 आएगा। ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं, ये अभी की व्यवस्था के हिसाब से मैंने बताया है आपको, 7वें वेतनमान के हिसाब से। फिर 26 में 2026 में 8वां आ जाएगा, ये चीज़ें तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। तो ये असिस्टेंट वर्कशॉप में भी आप जाएंगे, मैंने कहा ना ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक एक मतलब एक एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह चीज़ें यहाँ पर अच्छे मिलेंगी आपको, है ना। एक आपका जो पोस्टिंग भी होगा वो बड़े शहर में होगा। तो ये मैं चीज़ों को बताते चल रहा हूँ, आप उसमें से जो कलेक्ट करना चाहें वो चीज़ें आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि आपके लिए क्या सूट करने वाला है। फिर असिस्टेंट ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्रिज भी जो बनते हैं वो आपको पता है कि बड़े बड़े आई मीन शहर में ही बनेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप पहले तो आपको जहाँ पर पोस्टिंग मिली है जिस स्टेशन में आप वहाँ पर जाएँगे, और फिर वहाँ से फिर जहाँ पर ब्रिज बन रहा है साइट में, है ना? साइट बोलते हैं उसको, वहाँ पर जाएँगे। तो आप अपने पोस्टिंग जहाँ पर हुई है वहाँ से फिर साइट तक जाएँगे, तो ट्रैवल किया आपने ड्यूटी के दरमियान ड्यूटी के लिए, तो ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें जो है वो आपको क्या मिलेगा? अच्छा ज़्यादा मिलता है। हालाँकि वही है परसेंटेज वगैरह कितना रहता है बेसिक का, वो नए वेतनमान में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो पोस्टिंग सिटी एरिया, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझेंगे, आपको नए ब्रिजेस नहीं बनाने हैं। नए ब्रिजेस के लिए जो रेलवे है वो टेंडर दे देता है, आपको जो बनी बनाए ब्रिजेस हैं उनका केवल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम रहता है। ठीक है, प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर था लेवल 2, 3 वगैरह वो है, सेम है उस जैसा। और जो 2 एक प्रकार के एग्जाम थे जीडीसी, एलडीसी, वैसा ही सेम है। तो उसमें दिक्कत सेम है, मतलब इसमें और पढ़ने का इसमें देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा जनरल नॉलेज देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में ब्रिज बना हुआ है चेनाब नदी के ऊपर, और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज।
चलिए देखें असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन। दोस्तों पहले आप कैरिज को समझ लें, वैगन को समझ लें। वैगन मतलब मालगाड़ी, कैरिज मतलब पैसेंजर, यात्री गाड़ी जो है, ठीक है। तो कैरिज एंड वैगन में देखिए इस डिपार्टमेंट के कुछ कुछ क्या क्या काम है देखिए मोटे तौर पे। आपने देखा होगा कि जो कुछ स्टेशन में, जैसे बड़े स्टेशन की बात करें, बड़े स्टेशन जंक्शन की बात करें, तो स्टेशन से दूर जाते जाएंगे तो शेड जैसा दिखता है, ऊपर से शीट डाल दिया है, या इस तरीके से आपने देखा होगा। देखिए ये यहाँ पर देखिए, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए गैप्स आपको दिख रहे हैं, गड्ढा। जैसे आपने देखा होगा कार के मैकेनिक कैसे काम करते हैं, कार ऐसे ऊपर रहती है और नीचे से काम करते हैं, है ना? ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर ट्रेन में काम करना है इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, तो इसके ये इस तरफ क्या है आपका पटरी जैसा है, यहाँ पर ट्रेन रहती है और ये नीचे यहाँ पर लोग खड़े होकर के क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं टेक्नीशियंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिक लाइन, ठीक है। अब ये सिक लाइन में होता क्या है, ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, बट मैं मोटे तौर पे आपको एक एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैंने लिख दिया है। कोचेस का मेंटेनेंस होगा, व्हील और एक्सल की असेंबली है, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग जो भी रूटीन मेंटेनेंस है वो चलेगा, या कुछ दिक्कत आई है वो देखना है। बोगी मेंटेनेंस होगा, ब्रेक सिस्टम को चेक किया जाएगा, तमाम चीजें चेक होती है। मतलब एक तरीके का ये ट्रेन का ठोक पिट करके चेक किया जा रहा है, उस तरीके का है ये रिपेयरिंग वाला। ये सिक लाइन है, देखिए ये सिक लाइन है। अच्छा, इन्हीं कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट का एक जगह एक काम और रहता है, वो ये रहता है कि जब कभी भी ट्रेन स्टेशन से निकल रही है, तो शायद आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, तो ट्रेन के दोनों तरफ इस तरीके से स्टाफ बैठे रहते हैं। तो वो क्या देखते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी इंस्पेक्शन। ध्यान से देखें, विजुअल एंड ऑडिटरी इंस्पेक्शन मतलब देख करके और सुन करके। जैसे ट्रेन जा रही है तो उसमें कुछ अलग प्रकार का तो आवाज नहीं आ रहा है ना, जैसे डिफेक्ट वाला, कुछ डिफेक्ट तो नहीं आ गया, देखने में चीजें ठीक लग रही हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ स्पार्किंग हो रहा है, या व्हील्स में अलाइनमेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ तक कि वो जो एक्सल बॉक्सेस है उनका टेम्परेचर भी चेक करते हैं चलती हुई ट्रेन में। मतलब कॉन्टैक्ट लेस थर्मोमीटर रहता है उनके पास, सेंसर वाले थर्मोमीटर्स। तो एक्सल बॉक्स का जो टेम्परेचर वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं। और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, ट्रेन रोलिंग एग्जामिनेशन। ये भी किनका काम होता है, कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। और बाकी एचआरए टीएस सैलरी जैसे मैंने बता दिया, ये चीज़ें बदलेंगी, इसलिए अभी से ज़्यादा इस पर फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम ये वीडियो सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको फॉर्म भरने में आसानी हो, है ना। एकदम सैलरी, पहले एग्जाम तो निकालें फिर सैलरी वगैरह सोचेंगे। उसके बाद देखिए दो चीजें हैं, दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल और असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। अभी हमने देखो कैरिज एंड वैगन मतलब वो बोगी का मेंटेनेंस करना है, तो वो कैरिज एंड वैगन शेड था। अब हमको इंजन को मेंटेन करना है या इंजन में रिपेयरिंग करना है, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजन हो, तो उसके लिए क्या है, लोको शेड। तो ये भी जाहिर सी बात है, पोस्टिंग इसका भी कैसे होगा, बड़े शहर में, क्योंकि जो लोको शेड होते हैं वो हर जगह पर नहीं होते, कुछ ही बड़े शहरों पर होते हैं। वैसे ही ना कैरिज एंड वैगन वाले में भी आप देख लें, जो पोस्टिंग होगा ये भी कैसा होगा, बड़े स्टेशन में होगा इसमें भी, क्योंकि बड़े स्टेशन में ही आपके जो कैरिज एंड वैगन शेड बने रहते हैं। और ये सीक लाइन वैसे बड़े स्टेशन में ही रहते हैं, छोटे स्टेशन में नहीं रहते। उसी प्रकार से लोको शेड डीजल बोला, ये भी बड़े स्टेशन में ही रहेंगे, तो इसका भी पोस्टिंग कैसा रहेगा, बड़े स्टेशन में ही रहेगा। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो रायपुर में है, सेंट्रल रेलवे की बात करें पुणे एनसीआर झांसी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा में है, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आबू रोड में है। आबू रोड जानते हैं, राजस्थान, माउंट आबू हिल स्टेशन। एचआरए ये प्रमोशन सैलरी आपको पता है, ये चीजें बदलेंगी 8वें के बाद, इसलिए इसमें चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। और ये जितना भी मेंटेनेंस का काम है लोगों से रिलेटेड, सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, आपको असिस्ट करना है, हेल्प करना है आपको। फिर असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, है ना, इलेक्ट्रिकल लिखना जरूरी है। ऑपरेशन मतलब ये होता है कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस अगर रनिंग कंडीशन में है और उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको, ऑपरेशन ग्रुप उसको डील करता है। तो इसमें देखिए काम क्या रहता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे पोस्टिंग आपका बड़े स्टेशन में होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पोस्टिंग भले बड़े स्टेशन में है, लेकिन आपको आसपास के छोटे मोटे स्टेशन को भी कवर करना रहता है ना। तो वो एक आपको रेंज दिया रहता है, तो जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा बनने वाला है, तो ये देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने कर दिया है, ज़्यादा है। दूसरा चीज़, आसपास के छोटे मोटे स्टेशन भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, नो डाउट वो तो रहेगा ही आपका। और आप इसको ऐसे समझिए, देखिए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि घर में आपके बिजली कनेक्शन है ना, लाइट पंखा है, तो क्या क्या परेशानी आती है बताइए। पंखा की बात करें तो कंडेंसर उसका पुराना हो जाता है, तो पता चला डंडा मार रहे हैं ब्लेड को, तब वो घूमना चालू कर रहा है। स्विचेस खराब हो जाते हैं, रेगुलेटर्स खराब हो जाते हैं, एसी है तो एसी में दिक्कत आ जाता है, लाइट्स खराब हो जाते हैं, लाइट को एक बदलना पड़ता है, कभी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है।
जितनी समस्याएं जो मैंने अभी आपको कही हैं घर में आती हैं, वो सारी समस्याएं स्टेशन में भी आ सकती हैं और आती ही हैं। तो ये सब मेंटेन करने का काम किसका है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और वो भी कौन सा ग्रुप? ऑपरेशन ग्रुप। उसमें आपको असिस्टेंट वाला पोस्ट है, ये हेल्पर का लेवल 1 का पोस्ट है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन स्टेशन। उसी प्रकार से स्टेशन में भी पंखा, लाइट, डिस्प्ले सब तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही चीज़ है, तो आपको देखना ही है ना। और स्टेशंस में जनरेटर्स भी रहते हैं, तो जनरेटर भी आपको चेक करना है। वायरिंग प्रॉब्लम होता है, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ये सब देखना है। और एक महत्वपूर्ण बात, रेलवे क्वार्टर जो है होता है उसमें भी तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होंगे, तो वहाँ पर भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो भी आपके ही क्या बोलना पड़ेगा, आपको ही डील करना है उससे भी, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें भी अगर आप देखें तो पोस्टिंग जो है वो लगभग कैसे होती है, लगभग बड़े स्टेशन में ही होती है, एकदम रिमोट एरिया में नहीं होगा, सुनसान इलाके में। हाँ, आपको जाना भले पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही ना भाई। तो वो आपको फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह देना पड़ेगा, मतलब मिनी स्टेशन से आपको रिमोट एरिया में भी जाना पड़ सकता है। छोटे जगह स्टेशन में भी अगर कोई इश्यू हो गया तो कोई तो जाएगा ही वहाँ पर, आप ही के डिपार्टमेंट ही जाएँगे, ठीक है? तो ट्रैवलिंग अलाउंस इस तरीके से बनते हैं इसमें। असिस्टेंट परमानेंट वे, देखिए परमानेंट वे क्या होता है, जैसे ट्रेन जिस रास्ते से चल रहा है वो रास्ता परमानेंट है। ऐसा नहीं हो आज पटरी यहाँ है, कल पटरी वहाँ नहीं। स्थायी रास्ता है वो, और उस स्थायी रास्ता किन-किन चीज़ों से मिलकर के बना है? क्या केवल पटरी है क्या? नहीं। ऐसे तो फाउंडेशन रहता है, फॉर्मेशन जिसे कहते हैं उसको सिविल के टेक्निकल लैंग्वेज में। बट ऊपरी तौर से अगर हम देखें तो हमको 3 मुख्य चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। पहला तो रेल, पटरी, दूसरा रेल जिस पर बिछा होता है ये क्या कहलाता है? स्लीपर बोलते हैं इसको, ठीक है? पहले लकड़ी का हुआ करता था बहुत पहले, अभी सब सीमेंट का होने लगा है। और ये जो गिट्टी आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं बैलेस्ट। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से यहाँ पर, है ना, देखने को मिल रही हैं। तो परमानेंट वे वाले क्या करते हैं ना, इन 3 चीज़ों में कोई भी चीज़ अगर दिक्कत है, मतलब परमानेंट वे, ट्रेन के रास्ते में कोई भी अगर दिक्कत है, कहीं पर भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का ज़रूरत है, तो वो इस डिपार्टमेंट वाले करते हैं। चाहे वो बलास्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो इसका रेल के ट्रैक्स का प्रॉब्लम हो, है ना? अब देखिए ये छोटे-मोटे यहाँ पर नट वगैरह से जुड़ा हुआ है कि नहीं? कभी ये ढीला हो सकता है, कभी वेल्डिंग उखड़ सकता है, कभी हो सकता है यहाँ पर रफनेस आ जाए, तो उसको ग्राइंडिंग करके ठीक करना। फिर ये आप देख रहे हैं ये 2 ट्रैक्स को जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर गैप्स भी रखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो गर्मी में फैल जाता है, गर्मी के कारण तो गैप छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ से टेढ़ा हो जाएगा फैल करके। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज फिश प्लेट, जो 2 ट्रैक्स को जोड़ करके रखा है। तो देखिए नट बोल्ट से आखिर जुड़ा हुआ है ये। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग कौन करते हैं? पी वे वाले करते हैं, परमानेंट वे वाले करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसका डब्बा खुला हुआ है। ये जो देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये खुला हुआ है, ये डब्बे का ढक्कन है, ये ऐसा बंद रहता है। अभी ये खुले हुए पोजीशन में मैंने इसका यहाँ पर फोटो आपको दिखा रहा हूँ, है ना? तो ये कहाँ पर लगा होता है? आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले हमने मोटर पॉइंट देखा था, तो मोटर पॉइंट क्या करता था? रेलवे ट्रैक को शिफ्ट कर रहा था। कभी इस ट्रैक से मिलाता था एक तरफ कोई, और अगर ऐसे शिफ्ट होगा तो दूसरे ट्रैक से मिल जाएगा। तो उसको टेंशन में रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है ना? और देखिए ये कहाँ पर लगा है मैं आपको दिखा देता हूँ। वाला जो फिगर था हमारे पास, अ, वाला फिगर वाला, हाँ, ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये मोटर पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना? और ये जो दिख रहा है, देखिए ये चीज़ दिख रहा है, यही आपका क्या है? एसएसडी, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, जो वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वही है, वहाँ पर डब्बा बंद है इसका, और यहाँ पर डब्बा कैसा है? खुला हुआ है। ये बिल्कुल टेंशन में रखता है ट्रैक को कि भाई उससे सटा रहा, ताकत देता है उसमें, है ना? और फोर्स लगा करके रखा रहता है। इसमें अगर कुछ इश्यू आता है तो कौन देखेगा यहाँ पर? यही पी वाले देखेंगे, परमानेंट वे, क्योंकि ये भी तो रास्ते का हिस्सा ही है, ठीक है? तो तमाम चीज़ें सब परमानेंट वे वाले दिखते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ट्रैक्स में फिर कभी वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, नट वगैरह ढीला करना है, टाइट करना है, ड्रिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, तमाम चीज़ें इन्हीं डिपार्टमेंट वाले की है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि पीवे वाला जो जॉब है, भले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एक स्टेशन, बड़े स्टेशन में भले हो सकती है, मगर जब इनको फील्ड वर्क करना रहेगा तो इनका फील्ड वर्क कहाँ चल रहा है? पूरा ट्रैक में चल रहा है। गर्मी, ठंडी, बरसात, इनको उससे कोई मतलब वो नहीं है, इनको काम करना है, मतलब करना ही है, और एक लिमिटेड टाइम में करना है, क्योंकि आप ट्रैक में काम कर रहे हैं। अगर आप एकदम काम ही करते रहेंगे 4, 5, 8 घंटा, तो क्या वहाँ से ट्रेनें गुजरनी बंद हो जाएँगी? फिर दिक्कत होगा कि नहीं? तो एकदम लिमिटेड टाइम में आपको दिए गए टास्कों को करना रहता है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला चीज़ है ना? चौकन्ना रहने वाला है, ठीक है? दूसरा फिर है आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रैफिक लाइट एंड एयर कंडीशन, और नौवां भी यही है, ये टीएल है, टीसी नहीं है, टीएल, है ना? जैसा कि नाम है इसका, ट्रैफिक लाइट, सॉरी, नॉट ट्रैफिक लाइट, ट्रेन लाइट एंड एयर कंडीशन। ट्रेन में जितने भी लाइट्स वगैरह हैं ना,
वो सब इसी डिपार्टमेंट का, एयर कंडीशन वगैरह इसी डिपार्टमेंट का। पोस्टिंग बड़े स्टेशन है, लेकिन बात वही है, एक बड़े स्टेशन में पोस्टिंग रहेगा मगर आसपास के छोटे-मोटे स्टेशन भी आपको कवर करने दिए जाते हैं। ड्यूटी की बात ऐसी है, चूँकि ट्रेन की भी लाइट्स को देखना है तो ड्यूटी आपकी स्टेशन में भी हो सकती है और ट्रेन में भी हो सकती है। जहाँ जैसे कंप्लेन आएगा वहाँ पर आपको उस तरीके से पहुँचना है। बेसिकली मेंटेनेंस और रिपेयर का ही काम है, आपको असिस्ट करना है। ठीक है? फिर आ जाते हैं असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में। तो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, है ना? अच्छा, ये ट्रेन रोलिंग एग्जामिनेशन, सिक लाइन वगैरह ये तो हमने देख लिया था ना, ठीक है? एयर ब्रेक सिस्टम वगैरह, हाँ, ये हमने देख लिया। फिर देख लेते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन। हाँ, चलिए ठीक है। ट्रैक मशीन की बात करें तो देखें, जो ट्रैक मशीन होता है ना, जो जैसे परमानेंट वे वाले क्या कर रहे थे, वो रास्ते मतलब जो ट्रेन पटरी, बैलेस्ट और स्लीपर, इन तीनों का जो भी मरम्मत वगैरह है वो कर रहे थे। अब यही चीज़ जब बड़े स्तर पर हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि भई इस स्टेशन से लेकर के उस स्टेशन तक, ये पूरा 25 किलोमीटर का स्लीपर जो है, बहुत पुराना हो चुका है। इन सब स्लीपर्स को बदल करके नया स्लीपर लगाना है। अब अगर ये कर्मचारी करने लगे तो कितना टाइम लगने वाला है। देखिए, परमानेंट वे वाले भी क्या कर रहे थे, स्लीपर्स वगैरह को बदल रहे थे। स्लीपर मैंने आपको दिखाया था, क्या है स्लीपर, ये जो लगा है ये सब क्या है, आपका स्लीपर है, ये रेल बोलते हैं इसको, और ये गिट्टी जो है ये बैलेस्ट है। लेकिन वो क्या किए, जैसे 10 स्लीप देख रहे हैं, सारे स्लीपर्स ठीक है, 1-2 खराब है तो उसको क्या किया, चेंज कर दिया। कहीं फिश प्लेट में दिक्कत हो रहा है, कहीं पटरी ही अगर दिक्कत हो रही है तो कटिंग कर दिया, पटरी को जोड़ दिया। तो ये छोटे स्तर पे हो रहा है। बट अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई ये पूरा 20 किलोमीटर जो लाइन है, यहाँ का पटरी पुराना हो चुका है, पूरा पटरी को ही बदलना है ना? जो ये जो बैलेस्ट लगे हुए हैं, गिट्टी जो है यहाँ पर डले हुए हैं, इनका पूरा सफाई करना है, ठीक है? स्लीपर्स यहाँ करके पूरे के बदलने हैं, पूरे नए स्लीपर्स लगाने हैं यहाँ पर, पुराना हो गया है। तो बड़े पैमाने पर मतलब एक तरीके का रेनोवेशन का काम जो चल रहा है या मरम्मत का काम चल रहा है, वो कौन करता है? ट्रैक मशीन करता है। अब देखिए, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ये मशीन क्या कर रही है, एक तरफ से पुराने जो बैलेस्ट हैं, जो बैलेस्ट डले हुए हैं रेलवे ट्रैक्स में, उनको खींच रही है। अंदर ब्लोअर चल रहे हैं, तो ब्लोअर से क्या हो रहा है, हवा पड़ रहा है, तो जो गिट्टी है ना, वो साफ हो रहा है। तो वो जो साफ हो रहा है, तो जो उसका धूल है, वो ये जो काला-काला दिख रहा है, ये बैलेस्ट के धूल है। और जो साफ होने के बाद जो अब बैलेस्ट जो साफ हो चुका है, फ्रेश हो चुका है, साफ हो चुका है, वो एक तरफ से वही बैलेस्ट फिर निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरफ से पूरा जो बैलेस्ट बिछे हुए हैं गंदे, जिनको साफ कर रहा है उनको खींच रहा है, ठीक है? खींच के फिर उनसे गंदगी को ये अलग दूर फेंक रहा है और फिर उन्हीं बैलेस्ट को साफ करके वापस फिर उसी जगह पर डाल दे रहा है। तो ये बहुत लंबा कार्यक्रम है ना ये, ठीक है? फिर ये स्लीपर्स को भी बाकायदा बढ़िया से सिस्टम के साथ सेट कर देता है जगह-जगह पर, अगर आपको एक स्लीपर्स को भी बदलना है तो। लेकिन हाँ, इसमें ड्यूटी कैसे होती है देखिए, एक तो ये बहुत ऐसा छोटा-मोटा काम नहीं है कि 6-8 किलोमीटर के लिए आप इतने बड़े मशीन का यूज़ करें, ये एक लंबा प्रोजेक्ट चलता है बिल्कुल रेनोवेशन का। तो इसलिए इसमें पोस्टिंग जो होता है वो कैसा होता है, डिवीज़न वाइज़ या ज़ोन वाइज़। और इसमें ड्यूटी ऐसे रहती है कि आपको ट्रैक मशीन में बैठ जाना है। अब फिर ट्रैक मशीन जहाँ-जहाँ आप वहाँ-वहाँ। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कितने भी दिन ड्यूटी लग सकती है, तो आपका रहना, खाना, पीना, सोना सब उसी मशीन में होने वाला है। और इसका जो भी सैलरी का पेमेंट कैसे बनता है, टीए कैसे बनता है, क्या है, इसका हिसाब कैलकुलेशन थोड़ा अलग किस्म का रहता है, तो व उसको मैं भी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और वही है, जो काम पीवे मेंटेनेंस वाला कर रहा है, वो भी यही कर रहा है, बट ये थोड़ा-सा बड़े स्तर पर कर रहे हैं ना, ये एक तरीके का रेनोवेशन का काम चल रहा है। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, ट्रैक्शन का मतलब होता है कि संपर्क बनाए हुए गतिमान, है ना? और उसमें पावर भी मिलना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को देखिए, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। अब देखिए, ये ट्रेन चल रही है, ऊपर से लाइन आ रही है जिसको ओवरहेड पावर लाइन कहा गया है। ये पेंटोग्राफ क्या करता है, इस लाइन से कॉन्टैक्ट बनाते हुए ट्रेन को आगे ले जा रहा है और साथ-साथ वही है जो पावर दे रहा है। तो ये जितने भी ये लाइन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला काम है ना, ये सब कौन देखता है, टीआरडी, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अच्छा, कुछ के मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो सर इसको फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्यों नहीं ले लिया? समझिएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जैसे हमारे घरों में जो क्या बोलना चाहिए, वोल्टेज आ रहा है, वो कितना वोल्ट है, 220। वैसे जो स्टेशन में वोल्टेज का काम चल रहा है 220, 440, ज़्यादा से ज़्यादा इतना काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो काम करेगा ना, आपको पता है ना यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है? देखिए क्या लिखा है, 20 किलोवोल्ट से 25 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट मतलब हज़ार। 20,000, 22,000, 25,000 ऐसे वोल्टेज में यहाँ पर काम करना है। अब वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले कितने में काम करते हैं, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट और इस तरीके से। तो देखिए इसका फ़र्क पड़ गया है।
तो ये बहुत ही चौकन्ना रह के करने वाला काम है, बहुत ही ज़िम्मेदारी, चौकन्ना, एक अलर्टनेस के साथ करने वाला काम है। तो इसमें मतलब ट्रेन को जो पावर मिल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी सप्लाई है, जो भी व्यवस्था है, उसमें कुछ भी रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, वो काम कौन देखने वाला है? टीआरटी डिपार्टमेंट देखने वाला है। तो वायरिंग का रूटीन मेंटेनेंस हो जाता है। फेलियर के केस में इमीडिएट एक्शन, तुरंत आपको काम लेना है, ये तो रेलवे के हर डिपार्टमेंट में है, नो डाउट। देखिए खंबे पर भी देखिए किस तरीके से चढ़ के काम किया जा रहा है, किस तरीके से टीम लगी हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो ये सब बेहद ही क्या बोलना चाहिए, ध्यानपूर्वक करने वाला काम है, ज़िम्मेदारी वाला काम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखें तो ये 13वां है 13 पॉइंट्समैन बी। देखिए पॉइंट्समैन का ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बेसिकली आता है, तो चूँकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है तो रेलवे फाटक में भी आपकी नौकरी लग सकती है इस तरीके से। और पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है ना। माना रिमोट एरिया सुनसान इलाके में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। फिर से वही अगर शहरी इलाके में होता है तो फिर आपको पता है कि एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से आपके जो भी है एचआरए वगैरह बनते हैं। और ग्रामीण इलाके में आई मीन सुनसान इलाके में हो जाता है तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सुनसान इलाके में अगर होता है छोटे स्टेशन में तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे की हो सकती है। और वहीं अगर शहरी इलाके में लगता है तो वहाँ 3 शिफ्ट चलते हैं तो 8 घंटे की हो सकती है ना? तो ये क्या-क्या काम करते हैं पॉइंट्समैन वाले? तो ये जो देख रहे हैं मोटर पॉइंट जिसका डिस्कशन हमने पहले किया था, तो क्या होता है ना कि आजकल ये मोटर पॉइंट तो ऑटोमैटिकली कंट्रोल होते हैं, कहाँ स्टेशन मास्टर के द्वारा। बट पहले इसमें लीवर भी दिया रहता था। हो सकता है अभी भी कई जगह पर ऐसा हो लीवर वाला सिस्टम कि वो लीवर से खींचे तो ये पटरी ये जो देख रहे हैं, ये इधर सट जाए और ऊपर उठाए तो ये जो पटरी जो है वो दूर सट जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। तो लीवर से इसको ऑपरेट करने के लिए पहले कौन इसको आई मीन जो पॉइंट्समैन है वो लीवर से ऑपरेट करते हैं इसको। स्टेशन मास्टर उनको चाबी देते हैं, है ना? इसको खोलने के लिए और फिर वो लीवर से चेंज करते हैं। वैसे आजकल बहुत जगह पर ये कैसा हो गया है सब ऑटोमेटिक हो गया है, तो स्टेशन मास्टर खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? शंटिंग, इंजन से डब्बे को जोड़ने का काम, इसे शंटिंग या कपलिंग कहते हैं। वो भी कौन करते हैं? आपके यही डिपार्टमेंट वाले पॉइंट्समैन ही करते हैं, रेलवे फाटक पे नौकरी हो सकती है। दूसरा जैसे कि ट्रेन अगर स्टेशन से निकल रही है तो जो लोको पायलट है उनको ग्रीन हरी झंडी दिखाते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ नोन एज़ ऑल राइट सिग्नल, क्या बोलते हैं उसको? ऑल राइट सिग्नल। तो ऑल राइट सिग्नल देने का काम भी जो है वो पॉइंट्समैन ही करते हैं। चलिए, नेक्स्ट ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो ट्रैक मेंटेनर आपने देखा होगा कि छोटे से गाड़ी में पटरी के ऊपर चलते रहते हैं। तो ट्रैक में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, रूटीन मेंटेनेंस है ये। डेली करना है, डेली 8 से 10 किलोमीटर का रनिंग रहेगा आपका, ठीक है? डेली वैसा है, पेट्रोलिंग मतलब आपको डेली करना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, छोटी-मोटी दिक्कत तो नहीं आ गई है ट्रेन में। कहीं का नट हो गया है, कहीं कोई जानवर कटा हुआ, कोई किसी ने कुछ फेंक दिया है, कोई मतलब ये ट्रैक की साफ-सफाई जो डेली रूटीन वाली काम है, वो आपका कौन करने वाला है? ट्रैक मेंटेनर करने वाला है। पोस्टिंग भाई देखो कहीं भी हो सकता है ना? कहीं भी हो सकता है, शहरी, रिमोट कहीं भी। क्योंकि ट्रैक तो हर जगह से बीच है, अब कोई जंगल से जा रहा है, कोई पहाड़ से जा रहा है, सब जगह पर आपको ट्रैक का रूटीन मेंटेनेंस करना है। तो ये और हर मौसम में करना है। तो आप समझिए इसमें क्या मतलब क्या ज़िम्मेदारी है और किस तरीके का ये काम है। अब देखिए देखिए ट्रैक मेंटेनर वाले लोग भी वही काम कर रहे हैं, ट्रैक को ही मरम्मत वगैरह जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर रहे हैं, पीवे वाले भी वही कर रहे हैं और जो ट्रैक मशीन थी वो भी वही कर रही थी। तीनों में लेकिन अंतर समझिए, हम घर को रोज़ झाड़ू-पोछा करते हैं ना, ये उस तरीके का ट्रैक मेंटेनर का काम है, डेली रूटीन मेंटेनेंस। फिर हम क्या करते हैं कि एक विशेष अवसर पर जब त्योहार वगैरह आते हैं, दिवाली, ईद वगैरह इस तरीके का कुछ आया है, तो हम घर को बिल्कुल हर कोना-कोना अच्छे से साफ करते हैं। तो पीवे वाले करते हैं, परमानेंट वे वाले। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट लेंगे, कहीं रिपेयरिंग वगैरह करना है तो कर देंगे बड़े स्तर पे। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि घर को हमको रेनोवेट ही करना है, मतलब तोड़-फोड़ के कुछ नया चीज़ उस वहाँ पर लगाना है, कमरे चेंज करने हैं, है ना? डबल स्टोरी करना है, इस तरीके का। तो परमानेंट जो ट्रैक मशीन है, ये वो करती है। कि पूरा का पूरा पता चला 25 किलोमीटर में आपको नया पटरी बिछाना है, जितने स्लीपर्स हैं सबको चेंज करना है, पूरे जो गिट्टी हैं, बैलास्ट हैं, सबका सफाई करना है, एक तरीके का एकदम नया कर देना है, रेनोवेशन हो जाएगा। वो कौन कर रहा है? आपका ट्रैक मशीन कर रहा है। तो सब काम कर रहे हैं उसी परमानेंट वे में ही, लेकिन करने का स्तर जो है वो अलग-अलग है। तो ये जो है ट्रैक मेंटेनर का यहाँ पर हो गया। अब जिसकी मैं बात कर रहा था आपका, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट आपका है टास्क है, वो ये है कि 8वां वेतन 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप कि जो 8वां वेतन आयोग है आपका,
ये जो है 16 जनवरी 2025 को इसको मंजूरी मिल गई थी, है ना? सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है? और दरअसल 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के गठन को 10 साल पूरे हो गए हैं और आम तौर पर प्रत्येक 10 साल में सरकार की ओर से नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो इस सरकार की एक नीति रही है परंपरागत कि हर 10 साल में नए वेतन आयोग बनेगा। तो 7वें वेतन को 2026 में 10 साल हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है 2026 से क्या चालू हो जाना चाहिए 8वां वेतन आयोग और ऐसा होगा भी 2026 से लागू होना तय है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की पुष्टि की है कि 2026 से लागू होना तय है। ठीक है? सूत्रों की माने तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 होगा जो कि 7वें वेतन आयोग के दौरान कितना था 2.57। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। जो आपका नया बेसिक पे रहेगा ना, उसको निकालने के लिए हम फिटमेंट फैक्टर का यूज़ करते हैं। क्या है फॉर्मूला देखिए ओल्ड बेसिक पे इंटू फिटमेंट फैक्टर इज़ इक्वल टू न्यू बेसिक पे। तो फिटमेंट फैक्टर ये बताता है कि जो आपका पुराना बेसिक पे है वो कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। तो कितना टाइम्स हो रहा है 2.86 टाइम्स। तो 18,000 इंटू 2.86 कितना मिलेगा आपको 15,480 51,480। तो दोस्तों क्या ये एकदम कन्फर्म राशि है? ना। 2.86 भी कैसा है? ये एक पूर्वानुमान है। सूत्रों से ये पता चला है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात इसमें ये है कि देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट नहीं है? वो इसलिए कि जब कभी भी कमीशन बनता है ना, आयोग का गठन हुआ, तो आयोग क्या है, अपनी सिफ़ारिशें केंद्र को सौंपती हैं, जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर जिसे कह रहे हैं, वो फिर तय करती है, आई मीन लागू करती है। तो पहला प्रोसीजर क्या है कि सिफ़ारिशें सौंपी जाए, ठीक है? आयोग के द्वारा केंद्र को, फिर केंद्र जो है उसको लागू करने का काम चालू करती है ना? इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब रिकमेंडेशन आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तक की स्थिति में कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो अभी दूर की बात है। लेकिन फिर भी 2026 में चालू हो ही जाएगा, ठीक है? अगर चालू नहीं भी होगा, तो आपको जितना महीने का बचा हुआ पेमेंट है, उसमें एरियर्स मिलेगा, वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यह केवल एक पूर्वानुमान है, ये जो 51,480 मैंने लिखा है, क्योंकि अभी तक आयोग द्वारा कोई भी सिफारिश केंद्र को नहीं सौंपी गई है, परंतु 8वें वेतनमान के लागू होने के पश्चात लेवल 1 का मासिक वेतन, ठीक है? ये चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, प्लस माइनस 10% 20% इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हमने अनुभवी व्यक्तियों से सुना और इस डिपार्टमेंट वाले से सुना, तो ये पता चला कि गिरी से गिरी हालत में भी लेवल 1 का जो पूरा इन हैंड सैलरी जो आने वाला है, वो लगभग 50,000 से 55,000 तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। ठीक है? थैंक यू। लेकिन क्लोज़ करने से पहले बस एक छोटा-सा बात आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी में आप देख रहे हैं जनरल साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। एनटीपीसी में क्या होता है कि एक जनरल अवेयरनेस में ही जनरल साइंस हो जाता है। बट ग्रुप डी में एक पूरा डेडिकेटेड एक सेक्शन ही है ना? 25 नंबर का जनरल साइंस का। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑलरेडी साइंस के जो दो मैंने फिज़िक्स से चालू किया हुआ है, 2-3 लेक्चर्स वहाँ पर चैनल में डल चुके हैं। अब आगे और भी आई मीन साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने फिज़िक्स से चालू किया है, भौतिकी से और इसके आपको वीडियो लेक्चर अब मिलने चालू हो जाएँगे, बिल्कुल फ्री में रहेंगे, ठीक है? तो वीडियो लेक्चर में हम ऐसे करते हैं, पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ को देखते हैं, है ना? उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़े और उसके बाद दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं 8 से 10 साल और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ, चाहे एनटीपीसी, जेईई, एएलपी, ग्रुप डी, उन सबको देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्लास का लेक्चर का हर थ्योरी रहता है। आप चाहें तो चैनल में विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आरआरबी जनरल साइंस, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।